जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज बहुत कुछ अलग अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पे आप ये देखिए भारत का संविधान, ये महान संविधान भारत का, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस भारत के महान संविधान में इस देश के SC STs का अलग उनका स्टेटस है, अलग उनके अधिकार हैं। एक तरह की हिस्सेदारी और उनके फंडामेंटल राइट में जो उनके दखल है, उनकी हिस्सेदारी है, वो बिल्कुल अलग है। अभी जिस तरीके से भारत के संविधान को बचाने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम एक पार्टी को हटा करके, एक मनुवादी पार्टी को हटा के दूसरी मनुवादी पार्टी के हाथ में हम सत्ता दे दें। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा हमारे लोगों को, और अब तो बिल्कुल ख़ास तौर पे समझना पड़ेगा कि इस देश में SC STs बिल्कुल अलग हैं। जब संविधान ने हमें अलग स्टेटस दिया है, अलग अधिकार हमारे दिए हैं, अलग वैल्यूज़ दिए हैं, तो इस देश की राज सत्ता में, इस देश की राजनीति में हमारा अलग दखल होना चाहिए। अलग हमारा राज सत्ता में अलग हमारे नुमाइंदे होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए। अब ये जिस तरीके से खेल हो रहा है अभी, जो पहले खेलते हैं मनुवादी बाबा साहब के समय से, जब बाबा साहब का मिशन बड़े चरम पे था और बाबा साहब लगातार इन मनुवादियों को शिकस्त पे शिकस्त दिए जा रहे थे, और उन्होंने जो मूवमेंट खड़ी की थी इस देश के अनटचेबल्स को, अछूतों को, जो आज हम SC STs हैं, उनके हर एक अधिकार की, छोटे छोटे अधिकार की लड़ाई, जिसमें पीने के पानी से लेकर के सार्वजनिक सड़कों पे चलने का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पे जिसमें मंदिर हैं, भोजनालय हैं, जिसमें राशन की दुकानें हैं, इन तमाम जगहों पर और भी बहुत सारी चीज़ें, जगह, सार्वजनिक स्थल, कुएं, तालाब, स्नानाघाट, समागम की जगह, जहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति, इंसान जा सकता है, वहाँ पर हम जिनको अनटचेबल इन्होंने बनाया, अनटचेबल, अछूत बनाया, वो हम नहीं जा सकते यहाँ पर। तो बाबा साहब ने मंदिर आंदोलन से लेके, पीने के पानी के आंदोलन से लेकर के, सार्वजनिक तालाबों पे, सड़कों पे आने जाने के तमाम जो संघर्षों को पूरी मजबूती के साथ देश और दुनिया के सामने रखा, उस संघर्ष को आगे बढ़ाया। उस संघर्ष से मनुवादी बौखलाए और बाबा साहब को इन्होंने बदनाम करना शुरू किया। बाबा साहब को इन्होंने कभी अंग्रेज़ों का एजेंट बताया, ब्रिटिश सरकार का इन्होंने गुलाम बताया, इन्होंने तरह तरह के उनको करे, उनके चरित्र पर भी उंगलियां उठाई। लेकिन बाबा साहब निरंतरता के साथ अपने मिशन को लेके वो चलते रहे, अपने लोगों की लड़ाई को लेके चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इन मनुवादियों ने इतना ही नहीं किया है, जो मनुवादी थे उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने सिर्फ इतना ही नहीं कि इनके विरुद्ध कोई ये प्रचार किए या इनके विरुद्ध उन्होंने इस तरह के मिशन चलाए, आंदोलन चलाए, प्रोपगंडा चलाया। बाबा साहब को विशेष रूप से संविधान सभा में जाने के लिए, संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें बाकायदा पूर्ण नियोजित तरीके से, पूर्ण तरीके से
पूरी रणनीति बना के बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर रखने की इन्होंने साजिश की और ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अंबेडकर के लिए संविधान सभा में उसके दरवाजे तो छोड़ो, उसके खिड़की और रोशनदान तक हमने बंद कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी के जो मनुवादी लोग थे उन्होंने ये ऐलान किया। बावजूद उसके बाबा साहब निरंतरता में लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। इतनी बदनामी फैलने के बाद, और जहाँ पूना पैक्ट जब साइन हो रहा था, और पूना पैक्ट का जो आंदोलन 20 सितंबर 1932 में श्री गांधी यरवदा जेल में बैठ गए, नासिक की यरवदा जेल में बैठ गए, वहाँ पर अनशन पर, आमरण अनशन पे। तो जो 4 दिन 20 से लेके और 20 सितंबर से शुरू हुआ और 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए उस पूना पैक्ट पर। उस दौरान जो श्री गांधी ने और कांग्रेस ने, जो हिंदूवादी पक्ष थे, उन्होंने जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो अछूतों को जो मिला था सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन मंडल, डबल वोट के राइट के साथ, दोहरे वोट के राइट के साथ, उस वोट को छीनने के लिए जब बैठे थे तो उसमें अनुसूचित जाति के वो लोग भी गांधी के साथ, श्री गांधी के साथ खड़े थे और बाबा साहब के खिलाफ खड़े थे। जिस तरह के लोग आज भी जो बुद्धिजीवियों के नाम पर बहन मायावती के विरुद्ध उस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं, जो मनुवादियों ने बहन जी के खिलाफ वो कैंपेन चलाया कि बहन जी तो बीजेपी की बी पार्टी है। तो बाबा साहब ने वो फेस किया सारा का सारा। और पूना पैक्ट जब हो रहा था, जब साइन उसकी आंदोलन चला पूना पैक्ट, उसमें कम्युनल अवार्ड के खिलाफ श्री गांधी और कांग्रेस ने आमरण अनशन करके बाकायदा केवल एक राजनीतिक अधिकार 5000 वर्षों में बाबा साहब ने लड़के लिया अंग्रेज़ों से, और इन मनुवादियों को हरा के पूना पैक्ट में बाकायदा तर्कों के साथ, कोई चापलूसी करके नहीं लिया, पूरे अपने तर्क दे करके, तमाम दस्तावेज दे करके, गोलमेज सम्मेलन से हासिल किया हुआ वो बाबा साहब का वो सांप्रदायिक निर्णय दोहरे वोट के साथ, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसके विरुद्ध ये मनुवादी बैठ गए जम के। और इन मनुवादियों के साथ जो उस समय के अछूत थे, वो श्री गांधी के और कांग्रेस के हरिजन बन के उनके साथ खड़े थे। और बाबा साहब अकेले लड़ रहे थे, जैसे आज बहन मायावती अकेले लड़ रही है। जिन लोगों को बाबा साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था उस संघर्ष में, अगर वो लोग आज खड़े हो बाबा साहब के साथ उस वक़्त खड़े हो गए होते, श्री गांधी के हरिजन बन के उसके साथ ना खड़े होते, गांधी के और कांग्रेस के, और बाबा साहब के साथ खड़े हो गए होते, तो शायद वो हमारा सेपरेट इलेक्टोरल और दोहरे वोट का अधिकार हमारा जिंदा होता, हमारे पास होता। और आज हमारी स्थिति इस देश के अंदर और कुछ और ही होती हमारे लोगों की। लेकिन वो लोग खड़े थे, वो जिस तरह से आज बहन जी के विरुद्ध तथा कथित बुद्धिजीवियों के नाम पर, दलित बुद्धिजीवियों के नाम पर बहन जी के विरुद्ध जो मिशन चलाए बैठे हैं, जो मनुवादियों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनके कुप्रचार को अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं बहन जी के विरुद्ध अपनी बातें कह के। तो वो दौर बाबा साहब ने भी देखा है, वो दौर मान्यवर काशीराम जी ने भी देखा है, और वो दौर आज बहन जी भी देख रही हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि बाबा साहब के साथ भी उस वक़्त हमारे जो योद्धा खड़े थे, ऐसा नहीं है बाबा साहब को अकेला छोड़ दिया था। जब उन 4 दिनों के भीतर जब बाबा साहब के ऊपर हमले हुए, जब बाबा साहब के विरुद्ध गांधी को बचाने के लिए प्रेशर पड़ा कि अगर गांधी मर गए तो देश की आज़ादी का क्या होगा, बाबा साहब को चारों तरफ से घेरा, तो बाबा साहब ने कहा कि तुम्हें अपनी आज़ादी, गांधी के मरने पर अपनी आज़ादी का तो ख्याल हो रहा है, स्वर्णों की आज़ादी का तो ख्याल हो रहा है, लेकिन मेरी आज़ादी का क्या, जो 5000 साल से मेरे लोग तुम्हारे गुलाम हैं, हमारी आज़ादी का क्या, हमारी आज़ादी के बारे में कौन सोचेगा। जिस तरह आज बहन मायावती अलग खड़ी है बिल्कुल इन मनुवादियों के विरुद्ध
आज अपनी लड़ाई को लेकर के वो अलग खड़ी है। उसी तरीके से बाबा साहब अलग भिड़े हुए थे और उनके ऊपर प्रेशर थे, उन्हीं के लोग कह रहे थे कि अंबेडकर को गांधी के और कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब डटे हुए थे। उन्होंने अपनी अलग राजनीति भी की तो अलग की। उन्होंने 1936 में पहला अपना राजनीतिक दल बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ILP, आज़ाद मजदूर पार्टी, जिस पार्टी ने उस समय की कांग्रेस को महाराष्ट्र में मुंबई विधान परिषद के चुनावों में वो पटकनी दी, शिकस्त दी जो कांग्रेस पूरे देश में जीत रही थी, लेकिन बाबा साहब की पार्टी ने 17 में से 15 सीटें हरा के कांग्रेस को धूल चटाई। वो बाबा साहेब, जैसे आज बहन जी ये लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में, बाबा साहब ने अपनी पार्टी बना के महाराष्ट्र में कांग्रेस को रोका। आज मुझे याद आ रहा है ये बातें कि आज मुझे करनी पड़ रही हैं ये बातें कि हमारे लोग उन मनुवादियों के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे कुछ लोग उस समय, कुछ क्या ज़्यादा लोग, वो खड़े थे श्री गांधी के हरिजन बन के, हरिजन लीग के नेता बन के, और गांधी के साथ खड़े थे और अम्बेडकर के साथ नहीं थे। और वही दौर, बिल्कुल इतिहास अपने आप में आता है। आज 1932 से लेकर के आज करीब करीब 2023, करीब करीब 122-23 साल बाद आज फिर दोबारा से एक बार फिर 90, 99, 98 साल बाद, एक सदी के लगभग एक बार फिर वही घटनाक्रम सामने आया कि आज जब दो मनुवादी आपस में लड़ रहे हैं, दो सत्ताधारी आपस में लड़ रहे हैं और दोनों भाई भाई हैं, वो दोनों के दोनों आज एक सत्ता दूसरे को सत्ता देने को तैयार है। और तीसरे मनुवादी को उन्होंने और हाईलाइट कर दिया है, जो रामलीला मैदान में आज मायावी लाला ने जो रैली की है, और उसको हमारे लोग दिखा रहे हैं, हमारे चैनल दिखा रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की है, क्योंकि इसमें से दो मनुवादियों में से एक मनुवादी पार्टी की छवि खराब हो गई। उसके चेहरे के रूप में नया चेहरा, नया मनुवादी ला रहे हैं, क्योंकि इनको दो पार्टियां तो चाहिए इस लोकतंत्र में, और दोनों मनुवादी नेतृत्व की। और उन दोनों ही पार्टियों में हमारे लोग SC ST उनके मोर्चों के नेता बन के वहाँ खड़े हैं, जैसे गांधी के साथ उस वक़्त वो खड़े थे हरिजन बन के, हरिजन लीग के लोग। तो आज मुझे फिर वो याद आया, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि आज बहन जी डटी हुई है, जब उनके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, अपने लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की भाषा बोलो, अपने लोग कह रहे हैं कि वे विपक्ष के नाते UPA की टीम बन जाओ, UPA के पीछे लग जाओ, जो वो कह रहे हैं वो करो, क्योंकि BJP से कांग्रेस से सत्ता हस्तांतरण हुआ 2014 में, तो BJP का वो दूसरी मनुवादी पार्टी को, एक मनुवादी से दूसरी मनुवादी पार्टी को, और अब BJP जब बदनाम हो गई है, BJP के विरुद्ध जन सैलाब पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, तो देश की राज सत्ता 2024 में वो कह रहे हैं फिर से मनुवादी को ही जानी चाहिए, कांग्रेस को फिर से जानी चाहिए, कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन जाए, अपने खुद का, अपने मूवमेंट का, मिशन का अपनी सरकार ना आ जाए, बहुजन मूवमेंट की सरकार ना आ जाए। कुछ बड़े अति बुद्धिजीवी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बहन जी जब वहाँ पर थी उत्तर प्रदेश में तो हमारे लिए क्या किया। भाई इतने सारे काम हैं गिनवाने के लिए। कुछ हमारे सफाई कर्मचारी समुदाय के लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हमारे वाल्मीकि कितने राज्य मंत्री फलाने ढिकड़े इस तरह कह रहे हैं। भाई जो तुम्हारे इन मनुवादी पार्टियों में कांग्रेस से लेकर के, BJP से लेकर के, और जो बहुत सारे दल हैं, उन मनुवादी दलों में रिजर्वेशन से आए हुए तुम्हारे लोग हैं, 131 सांसद बैठे हैं संसद में, वो कितना तुम्हारी बात करते हैं, कितनी तुम्हारी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। जब तुम्हारा रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है निजीकरण से, जब तुम्हारी पक्की नौकरियां ख़त्म हो रही हैं निजीकरण से, जब सब कुछ बेचा जा रहा है, तुम्हारा अधिकार ख़त्म किया जा रहा है, तो इनका एक की आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसे गुलाम नहीं चाहिए हमें। वो राष्ट्रपति बन के राष्ट्रपति खुद अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है, क्योंकि इन मनुवादियों ने बनाया। इनकी पार्टी से मनुवादी पार्टी में बन करके राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते, संवैधानिक अधिकार की बात नहीं कर सकते। और उसको भी बहन मायावती के ऊपर ही डाल रहे हैं कि बहन जी क्यों नहीं। राष्ट्रपति की लड़ाई बताओ, जिसके अंदर इस महान संविधान की शक्तियां निहित हैं। आर्टिकल 79 जो भारत के राष्ट्रपति को महान शक्तियां दी हैं इस महान संविधान ने, उन महान शक्तियों को लेकर के भारत की राष्ट्रपति अपने
अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो उसका भी टीकरा बहन जी के ऊपर फोड़ दिया कि बहन जी ने आदिवासी राष्ट्रपति की आवाज़ क्यों नहीं उठाई। भाई बड़ी अजीब बात है, एक छोटी पार्टी, वो उस पार्टी को आप कह रहे हो कि भैया कि वो राष्ट्रपति के सम्मान की आवाज़ को उठाए, और जब बहन जी ने कह दिया कि भाई जो विपक्षी पार्टी आज आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो बहन जी ने कहा कि भैया जब ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही थी तो जब आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा, जब तुम्हें पता नहीं था आदिवासी कैंडिडेट है, आदिवासी है जो कैंडिडेट बीजेपी का है राष्ट्रपति पद के लिए, तो आपने क्यों समर्थन कर देते उस वक्त। आज राजनीति करनी है क्योंकि दलित मूवमेंट को ख़त्म करना है। देखिए इस बात को समझिए, इन मनुवादियों ने समय समय पे जो बहुजन लीडरशिप, जो इस देश के SC STs के नेतृत्व वाली जो लीडरशिप जब जब खड़ी हुई तब तक उसको बदनाम किया, क्योंकि ये आपको चाहते तो हैं, आप उनकी उसमें रहें, रिजर्वेशन मिलता रहे, लेकिन आप उनकी इशारों पे नाचे, कठपुतली बन के उनकी पार्टियों में रह के। जब बहन मायावती जब उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से लेके 2012 तक एक जन सैलाब पूरे देश में फैल रहा था, जिस समय पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उत्तर प्रदेश मॉडल को दुनिया बता रही थी, उसका एग्जाम्पल दे रही थी कि क्या लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के एजुकेशन से लेकर के तमाम क्षेत्र में तमाम फील्ड में बहन मायावती ने ज़बरदस्त काम किया, और जो गरीब कमज़ोर तबके थे सीधे उनको शक्तियां मिल रही थी। और जिस तरीके से दिल्ली में 19 पार्षद आए, मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि आए, वहाँ सांसद भी आए 2009 में, वहाँ सांसद भी चुने गए मध्य प्रदेश में, 7-7, 8-8 सीटें रहीं, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हर जगह तमाम जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की लहर फैल रही थी, और दिल्ली के अंदर 14% वोट बहुजन समाज पार्टी का हो गया, तो इन मनुवादियों को डर लगने लगा, इन्होंने साजिश करनी शुरू कर दी। और 2012 में अन्ना आंदोलन के नाम पे एंटी करप्शन मूवमेंट मनुवादियों को ला करके दिल्ली की छाती पे बिठा दिया, और इनको बताया सिविल सोसाइटी के ये लोग, पढ़े लिखे लोग, जो बाद में एक्सपोज भी हुए। कोई लाला कह रहा है अपने आप को, कोई कह रहा मैं बनिया हूँ, कोई कह रहा क्षत्रिय, अपनी जातियाँ बता रहे हैं पढ़े लिखे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग अपनी जातियाँ बता रहे हैं। और उसके बाद ये वो आंदोलन चल ही रहा था, उसको ये प्रोजेक्ट कर रहे थे उस बहन जी के खिलाफ, उस बहुजन मूवमेंट के खिलाफ, जिसका हमें कानों कान पता नहीं चला। बहन जी अकेले डटी हुई थी और उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर अगर ये लाला केजरीवाल को नहीं लाते, उस अन्ना आंदोलन के नाम पर दिल्ली में नहीं लेके आते, तो जो 2013 में जो नई सरकार बननी थी दिल्ली के अंदर, वो बहुजन समाज पार्टी की SC STs की 70 लाख SC STs की अनुजाति जनजाति के नेतृत्व में वो सरकार बननी थी। इनको दिखाई दे रहा था कि 14% वोट 2012 में आ गया था। 2012 के जो पार्षद के चुनाव हुए नगर निगम के, उसमें 19 यहाँ पर वो आए, पार्षद आए, और एक विधायक भी था। जो 2008 का चुनाव हुआ तो एक गोकुलपुरी से एक विधायक भी बहुजन समाज पार्टी का था। दिल्ली में दखल हो गया था, पूरे देश में फैल रही थी पूरी मजबूती के साथ। बाबा साहब का सपना, मान्यवर कांशीराम जी का सपना साकार होने की तरफ था, और एक तरफ उसको इन मनुवादियों को लिया है, अन्ना आंदोलन को लेकर, अन्ना को और ये सब टीम केजरीवाल और ये सारे के सारे लाके बैठा दिए, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर दिया देश की राजसत्ता में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, और हम समझ नहीं पाए, फिसल गए। बहन जी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, ये दो घटनाएं करके इन मनुवादियों ने और बहुजन मूवमेंट को पीछे धकेल दिया और अपने मनुवादी चेहरों को आगे कर दिया। यहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पे, विकास के नाम पे एक चेहरा कर दिया, और उधर धार्मिक उन्माद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। यह समझ आ रहा है हमें कि कितना बड़ा खेल हुआ। नहीं तो इस देश में और देश के तमाम राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में और देश में बहुजन सरकार बैठी होती। बहन मायावती 2014 में प्रधानमंत्री बन गई होती। बहुत बड़ी साजिश की,
और फिर भी बहन मायावती रोक करके थाम के बैठी है बहुजन मूवमेंट को। आज भी पूरे देश में तेलंगाना से लेकर के मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तमाम जगहों पर आज भी ये पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 6 विधायक चुने गए। बीएसपी के 6 विधायक जो बाद में कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस जिस कांग्रेस के साथ जाने को हमारे बुद्धिजीवी बेताब हो रहे हैं, बहन जी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि कांग्रेस के गठबंधन में आ जाओ विपक्षी दलों के, बीजेपी को रोकना है, उसी कांग्रेस ने वो 6 विधायक खरीद लिए बहुजन समाज पार्टी के। अभी की घटना है, ये तो बात ज़्यादा दूर की नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब बहन जी जिस तरीके से राजनीति को अपना बहुजन दखल को बनाए हुए है, इतने प्रेशर के बाद अकेली महिला, उसके बावजूद हमारे बुद्धिजीवियों को इतनी समझ नहीं आ रही है कि जो सवाल इन बीजेपी और कांग्रेस के राज्यों में जो सरकारें हैं, केंद्र में जो इनकी सरकारें रही हैं या हैं, उन सरकारों से जो सवाल पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रहे हैं और बहन जी को बदनाम कर रहे हैं। बहन जी के विरुद्ध इन्होंने मशाल उठा रखी है। उन्होंने तो सोसा छोड़ दिया बहन जी बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने तो बदनामी फैला दी। उन्होंने तो एक नकली एक वो दिखा दिया था, एक उसमें वो स्टिंग दिखा दिया था कि बहन जी कोई सौदा उनका कोई एक प्यादा कोई था, वो पता नहीं कौन, उसको वो सौदा कर रहा है, लेकिन उस स्टिंग का हुआ कुछ नहीं, उसके बाद पता ही नहीं चला। और हमारे लोग उसको करके इनसे ना पूछ के कि भाई इस भारत के संविधान में, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ये पुस्तक, और जिसको नहीं पता आर्टिकल 16(4) से लेकर के आर्टिकल पहले तो 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, और उसके बाद जो डायरेक्टिव्स हैं 39 से लेकर के और आगे, और उसके बाद जो आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट से लेकर के और तमाम हमारी चीज़ें, हमारे अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, शैक्षणिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और हमारे राजनीतिक जो अधिकार वहाँ विशेष रूप से वहाँ पर चिन्ह उसमें लिखे हुए हैं संविधान में। भैया उनको कब लागू करोगे, क्यों लागू नहीं कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे हो, ये सवाल हमारे वो बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी जो बहन जी पे हमला कर रहे हैं, बहन जी के विरुद्ध बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने क्या किया, तो भाई इन मनुवादियों ने क्या किया, ये किया कि तुम्हें पक्की नौकरी से ठेके पर लिया है। ये सवाल नहीं पूछोगे, ये सवाल नहीं पूछोगे कि इन्होंने रिजर्वेशन, निजीकरण की नीतियां लाके, ग्लोबलाइजेशन की, निजीकरण की, ठेकेदारी की नीतियां लाके, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, वो नई आर्थिक नीतियां लाके 1992 में तुम्हारे रिजर्वेशन को ध्वस्त किया, ख़त्म किया, उस पर नहीं पूछोगे। इन मनुवादियों से नहीं पूछोगे सवाल कि तुम्हारे बजट का हिस्सा तुम्हें क्यों नहीं मिलता, वर्ष दर वर्ष SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा क्यों घटता जा रहा है, वर्ष दर वर्ष हमारी एजुकेशन, शिक्षा के जो रास्ते हैं वो बंद क्यों किए जा रहे हैं, हमारी नौकरियां ठेके पे क्यों की जा रही हैं, ये सवाल नहीं पूछोगे। इस देश में हमारी हिस्सेदारी क्या है, इस देश में ज़मीनें कब बटेंगी, ये नहीं पूछोगे, हमें ज़मीनें कब दी जाएंगी, इस देश के संसाधनों में, खनिज में, व्यवसाय में, फिल्म इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, निजी क्षेत्र में, फौज में हमें कब हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, ये नहीं पूछोगे उनसे, क्योंकि सत्ता पे तो वो हैं। सिर्फ बहन जी वहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एक बार पूरी रही, बाकी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 3 बार वैसे रही। उसमें कह रहे हैं बहन जी ने क्या कर दिया बताओ। और मैं बताता हूँ उन सफाई कर्मचारियों को, कान खोल करके सुन लो, जो तुम्हें नहीं पता और जो मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला है। बहन जी ने अपने शासनकाल में 2007 से 2012 तक सफाई कर्मचारी, हमारी माताओं बहनों के लिए स्पेशल ऑर्डर निकाला कि 2 घंटे आप लेट आओगे काम से, नौकरी से छूट दी। उन्होंने कहा अपने बच्चों को आप स्कूल भेजोगी और तब आप काम पे आओगी, 2 घंटे की छूट दी सुबह। बहन जी ने ये किया, बहन जी ने तुम्हारे लिए। और तुम कहते हो क्या किया, तुम्हारे अगर तुम लोग जाओगे नहीं बहन जी के पास तो तुम्हें कौन से घर से निकाल करके लेकर के आएंगी। अभी ये चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर लता वाल्मीकि आगरा से, वो 17 सीटें जो वहाँ की उसकी हैं मेयर की, उसमें 6-7वें राउंड तक वो बीएसपी की, एकमात्र बीएसपी की वो नंबर 1 चल रही थी, बाद में हार गई। 2.25 लाख से ज़्यादा वोट आया।
तो अगर बहन जी इनको वाल्मीकियों को नहीं दे रही हैं तो ये वाल्मीकि कहाँ से आगे भाई? अभी मैं जा रहा हूँ लखनऊ, मुझे कई सारे वाल्मीकियों के फ़ोन आए जो वो उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ हैं, और जो इन पार्टियों में हमारे वाल्मीकि हैं। दिल्ली में भाई 4 विधायक हैं और एक यहाँ पर लोकसभा सांसद है दिल्ली में। भैया कितना तुम्हारे घरों में आ रहा है, कितना तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बताओ मुझे। कितने आए हैं? ये यहाँ का लोकसभा सदस्य है दिल्ली से एक वाल्मीकि, वो पिछले 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर ही हो गए बने हुए। कितने इलाकों में घूमा है मुझे बताओ, छोड़ दो बाकी सब जगह। दिल्ली में जहाँ से जीता है वहाँ कितने बस्तियों में आया, कितने लोगों से मिला है, कितने लोगों की समस्याएं सुनी है, कितने वहाँ पर लोकसभा में उसने सवाल उठाए। ऐसे गुलाम कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे लोगों को चुन करके। अपने मिशन का जब आएगा, जब होगा। और बहन जी उस समय नहीं थे वाल्मीकि समाज के, होंगे तुम्हें आपको पता नहीं, बहुत सारे थे, लेकिन उसके बावजूद बहन जी ने सफाई कर्मचारी 1.25 लाख से ज़्यादा भर्ती करे, शिक्षक भर्ती करे, पुलिस फोर्स में पुलिसमैन भर्ती करे, स्कूल बनाए। जो मॉडल अभी केजरीवाल बना के बता रहा है उससे बेहतर मॉडल उस 2008-9 में जब उनकी 2007 से 12 की सरकार थी, नोएडा में जाके देखो, दिमाग हिल जाएगा। आज भी लगते हैं जैसे आज ही बनाए हुए हैं। वो खूबसूरत स्कूल, हॉस्टल सुविधाएं, इतनी बड़ी इलाके में इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है। लेकिन बहन जी ने बिल्डिंगें और पार्क और स्विमिंग पूल उस समय बनाए हुए, और उन्होंने खाने की व्यवस्थाएं बढ़िया बढ़िया मैस स्कूल के अंदर, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़। और उसके साथ साथ बहन जी ने सिर्फ बिल्डिंगें नहीं बनाई, बहन जी ने बिल्डिंग बनाने के साथ साथ, सुंदर बिल्डिंग बनाने के साथ साथ, स्विमिंग पूल बनाने के साथ साथ टीचर भर्ती करे, परमानेंट टीचर। 1.5 लाख से ज़्यादा परमानेंट टीचर भर्ती करे बहन जी ने, जो पढ़ाएंगे बच्चों को, जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी भी। और तुम कह रहे हो क्या किया तुम लोगों को? ये जो यहाँ पर नोएडा एक्सप्रेस वे निकला, ये यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, 5000 से ज़्यादा गाँव को सड़कों से जोड़ा। ये यहाँ पर कार ट्रैक बना, रेसिंग ट्रैक बना, जो कि दुनिया में बड़े बड़े देशों के बस का नहीं है, एक राज्य सरकार ने बनाया। दुनिया में 6 या 7 ट्रैक हैं, पूरी दुनिया के यूरोप में जो सबसे मालदार हैं उनकी हैसियत नहीं है। बहन जी ने अपने उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुख्यमंत्री ने बनवाया, उससे जो पैसा मिला, जो विकास हुआ, उसके आसपास के लोग, उसमें हमारे लोग भी थे जिनको ज़मीनों के पैसे मिले, मालदार हुए, करोड़पति हुए। कह रहे हो क्या किया? 2 गुलामों को टिकट नहीं दी तो क्या किया? उसने संभाल के रखा हमारे अधिकारों को। और वो देश की प्रधानमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश में रह के दुनिया भर के काम लिखे उसके नाम पर, और प्रधानमंत्री बन जाएगी तो जाने क्या करेगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब के सामने चुनौती थी वो आज बहन जी के सामने है, और ये महान संविधान को बचाने की चुनौती है। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ भाई, अपने मिशन के विरुद्ध मत बोलो। तुम नहीं सपोर्ट कर सकते मत करो, नहीं कोई सहायता कर सकते मत करो, लेकिन ध्यान रखो अपने इस मिशन के बारे में मत बोलो। इस महान संविधान को अगर कोई बचाएगा तो बहन कुमारी मायावती बचाएगी, उसके अलावा कोई सी की हिम्मत नहीं है, और कोई बचाना भी नहीं चाहता है इस संविधान को। अगर बचाना चाहते तो कांग्रेस 100 से ज़्यादा इसमें अमेंडमेंट नहीं करती। हमें पता भी नहीं है कैसे कैसे अमेंडमेंट कर दिए, हमारे अधिकार खत्म कर दिए। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कांग्रेस ने करे इसमें, इस महान संविधान में। बचे कुचे बीजेपी कर रही है लगातार। दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो, समझो, ये वैचारिक लड़ाई है। हमारा पाला बिल्कुल अलग है, इन मनुवादियों के साथ हमारा पाला नहीं हो सकता। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर कांग्रेस में शामिल हो गए होते तो आज हमारी बहुत दुर्गति होती। इस महान संविधान में हमारे ये विशेष अधिकार नहीं होते, टुकड़े होते। जिन श्री गांधी ने कह दिया था कि अगर मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए जिस आज़ादी में SC/ST के अधिकार होंगे, अछूतों के अधिकार होंगे, वो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। श्री गांधी, वो डिबेट हैं बाबा साहब के साथ, डिबेट हैं, चिट्ठियां लिखी हैं बाबा साहब ने, बड़ी बड़ी डिबेट हैं गांधी के साथ बाबा साहब की। उसमें लिखा है
कि ऐसे अधिकार से नहीं चलेगा। अंग्रेजों को बोला गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी ने कि इनको अधिकार मत दो, इनको जो चल रहा है उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, उन्हीं मनुवादियों के छोड़नों के ऊपर, कि वो उनकी दया पर धीरे धीरे उनको दया आएगी इनके ऊपर और धीरे धीरे इनको अपना समझना शुरू करेंगे, कुछ देना शुरू करेंगे। ये सब लिखे हुए हैं, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं, उन मनुवादियों के पीछे लगे हुए हो। ये तमाम एक हैं। और ध्यान रखना, इस संविधान को ख़त्म होने से इन एक मनुवादियों के जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे अपर कास्ट हैं, ये चाहते हैं संविधान में से जातिगत रिजर्वेशन है ख़त्म हो जाए। ये संविधान ख़त्म होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो सारे एक हैं। फ़र्क हमें पड़ेगा, हमें, क्योंकि हमारे विशेष अधिकार हैं। ये महान ग्रंथ, ये महान पुस्तक, ये खाली पुस्तक नहीं है, ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है, ये हमारे अधिकारों का प्रतीक है, ये साक्षी है हमारे अधिकारों का, ये साक्षी है बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों के संघर्षों का। इसको बचाओ भाई, इसको बचाओ। मैं बार बार कह रहा हूं अपने उन लोगों से, भाई तुम अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध में भी मत बोलो, कर लगे रहो जहां लगे हुए हो, लेकिन कम से कम हमें हमारी कोशिश करने दो बाबा साहब के इस महान संविधान को बचाने की। आज सवाल इस बात का है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं 2024 में माया सरकार। और मैं तो अंधभक्त बन गया हूँ भैया, अंधभक्त हूँ बिल्कुल अपने मिशन का, बहन जी का। आंख मूंद करके अंधभक्त बन करके दिन रात मैं उत्तर प्रदेश में जा करके खुद जाऊँगा, मैं अभी जाने वाला हूँ। और चुनाव से तो 4 महीने पहले मैं बिल्कुल वहीं पे बोरिया बिस्तर डाल दूँगा और पूरे गाँव गाँव जाऊँगा, गाँव गाँव जो अपने लोग हैं उनको समझाऊँगा, समझना मत समझना, देते रहना फिर उन्हीं को जिन्होंने सिंगल रख दिया, राजशाही का प्रतीक रख दिया है। तुम्हारे वोट का अधिकार भी ख़त्म होने वाला है, फिर से उन्हीं को दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आऊँगा तुम्हारे पास उत्तर प्रदेश में, गांव गांव आऊँगा और अपनी बात तो कहूँगा, समझना मत समझना, लेकिन एक दिन मेरी बात समझ में आएगी, ज़रूर आएगी, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन उस समय देर हो चुकी होगी। 2024 इस देश में ऐतिहासिक समय आ रहा है, ऐतिहासिक चुनाव होगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को देखना,